हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 बेटा हम चैप्टर कौन सा कर रहे थे? लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में कहां तक कर चुके थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म कर चुके थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स खत्म कर चुके थे। मतलब आपका जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है बेटा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो आज बेटा हमको नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करनी है। वो क्या है? रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है? देखो, न्यूट्रिशन हमारा खत्म हुआ। न्यूट्रिशन में हमने क्या किया बेटा कि पहले जो हमने खाना खाया उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा और उसको हमारे ब्लड में पहुंचा दिया। ठीक है जी। फिर वो जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स है आपकी फूड की, वो ब्लड के थ्रू कहां जाएगी? सेल्स के पास जाएगी, टिश्यू के पास जाएगी। तो सेल्स और टिश्यू क्या करेंगे बेटा? उन कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, उन कंपोनेंट्स को यूज करेंगे जो आपके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट के हो, चाहे वो आपके फैट के हो, चाहे वो आपके प्रोटीन के हो। जब सेल्स और टिश्यू उन मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे, किसके लिए, किस चीज के लिए यूज करते हैं? नॉर्मल सी बात है, हमारी बॉडी खाना क्यों खाती है, हमारी बॉडी सांस क्यों लेती है? देखो, पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन में बता देता हूं बेटा। हमारी बॉडी ने खाना खाया, हमने खाना खाया, उस खाने का हम करते क्या है? उस खाने से हम करेंगे क्या? उस खाने को तोड़ेंगे। किस चीज के लिए? एनर्जी लेने के लिए। किस चीज के लिए बेटा? एनर्जी लेने के लिए। अब वो टूटेगा कैसे? वो टूटेगा बेटा आपको ऑक्सीजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से हमने हमारे खाने को तोड़ दिया और हमको क्या मिल गई बेटा? आपकी एनर्जी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होगी बेटा? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच क्या होगा इस प्रोसेस में? अभी अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? फूड टूटता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन। फूड इज ब्रेक डाउन। किसकी हेल्प से बेटा? ऑक्सीजन की हेल्प से। क्या लिखोगे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू। अब ये सारा लफड़ा, ये सारी प्रोसेस हमने क्यों की बेटा? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब आपने एक और प्रोसेस का नाम भी सुना होगा बेटा, क्या? ब्रीदिंग। क्या? ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। क्या होता है बेटा ब्रीदिंग? मैंने सांस लिया, मैंने सांस लिया और मैंने सांस छोड़ दिया, ये है ब्रीदिंग। जस्ट सांस लेना और जस्ट सांस छोड़ना। या फिर आप बोल सकते हो मैंने सांस लिया तो क्या है? मतलब मेरी बॉडी ने क्या एब्जॉर्ब किया? ऑक्सीजन। और जब मेरी बॉडी ने सांस छोड़ा तो क्या रिलीज किया? CO2। तो जस्ट सिंपल मैं क्या बोल सकता हूं कि O2 का लेना और CO2 का छोड़ना ही क्या है? ब्रीदिंग। या फिर क्या बोल सकता हूं मैं? सांस का लेना या फिर सांस का छोड़ना ही क्या है? ब्रीदिंग। मतलब सांस का लेना क्या हो गया बेटा? ब्रीद इन। क्या हो गया? ब्रीद इन। और सांस का छोड़ना बेटा क्या हो गया आपका? ब्रीद आउट। मतलब अगर आप सांस लोगे तो क्या हो गया? ब्रीद इन। और आप सांस छोड़ोगे तो बेटा क्या हो गया? ब्रीद आउट। अब वो जस्ट सिंपल प्रोसेस है, सांस का लिया, सांस को छोड़ा, वो क्या है? ब्रीदिंग। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या बोल देते हैं? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। सिंपल बोल देंगे, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब मेन मुद्दा आता है बेटा कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? कि हमने जो ऑक्सीजन ली है उससे उस खाने को तोड़ना है, फूड को तोड़ना है और एनर्जी लेनी है। तो वो पूरी प्रोसेस क्या होगी बेटा? उसका पूरा एक मैकेनिज्म हो गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक बायोकेमिकल प्रोसेस। तो आपका सबसे पहला डिफरेंस क्या बन गया बेटा? ब्रीदिंग के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर आप सिंपली बोल सकते हो कि ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज जस्ट अ बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये तो एक सिंपल सी प्रोसेस है, सांस का लेना और छोड़ना। और रेस्पिरेशन क्या है बेटा? जो हमने ऑक्सीजन ली है उसकी हेल्प से आपके फूड को तोड़ना और एनर्जी को ऑब्टेन करना क्या है आपका? रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा। फिर आप बोलोगे, बोला सर ये क्या है? मतलब जब हम सांस लेते हैं फिर हमारा खाना टूटता है, फिर हमको एनर्जी मिलती है, क्या हम उस एनर्जी को यूज करते हैं? क्या काम आता है, क्या नहीं आता है? अब मैं आपको बताता हूं उस चीज के बारे में। देखो, अब तक मैंने बेटा सिंपल क्या बताया कि ऑक्सीजन की हेल्प से खाना हमने तोड़ा, हमको एनर्जी मिली। तो फूड था वो ऑक्सीजन
की हेल्प से क्या हुआ बेटा, ब्रेक डाउन। क्या हुआ, ब्रेक डाउन। ठीक है जी। तो वहां पे हमको क्या मिली बेटा, एनर्जी। क्या मिली, एनर्जी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ बेटा दो चीज और मिलती है, क्या, CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट बोल लेंगे बेटा हम सिर्फ किसको, CO2 को। क्यों, क्योंकि जो H2O प्रेजेंट, जो आपका H2O प्रोड्यूस हुआ है बेटा, जो आपका H2O प्रेजेंट है इस रिएक्शन के अंदर, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको बॉडी में यूज में आएगा, तो उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है बेटा, वो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर CO2 की कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए पॉइजनस है, इसलिए CO2 को हम क्या बोल देते हैं बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट। अभी अभी देखो मैंने बताया था कि ब्रीदिंग के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वो CO2 आई कहां से, वो CO2 आई यहां से। ठीक है जी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रिलीज आउट फ्रॉम बॉडी, रिलीज आउट फ्रॉम बॉडी। अब बेटा मैंने किया क्या, फूड को तोड़ा, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या मिला, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। CO2 को सांस के थ्रू बाहर निकाल दिया, H2 हमारी बॉडी में यूज हो गया, और क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, आपकी एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। अब बेटा जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बेटा, एक तो यूज कर सकते हैं हम हमारी जो लाइफ प्रोसेस है हमारी, मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे, उसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और या फिर वो कहां हो जाएगा यूज बेटा, आपकी बॉडी की ग्रोथ में यूज हो जाएगा, बॉडी की रिपेयर होने में, सेल की ग्रोथ होने में, सेल की रिपेयर होने में, कोई इंजरी हो जाए तो उस टिश्यू को रिपेयर होने में वो फूड कंपोनेंट वहां पे यूज हो जाएंगे। तो मेनली बेटा हमारी एनर्जी यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगी, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। ठीक है जी। अब आपको ये पता चल गया कि जो फूड आपका टिश्यूज के पास पहुंचा है उसका क्या क्या हुआ, या तो वो एनर्जी बनाने में यूज हो गया, और या फिर क्या हो गया बेटा, सेल की ग्रोथ करने में, सेल को रिपेयर करने में, टिश्यू इंजरी को रिपेयर करने में, बॉडी की ग्रोथ करने में क्या आ गया, काम में आ गया। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जब हम न्यूट्रिशन कर रहे थे बेटा तो उसके अंदर पढ़ रहे थे ना, क्या हुआ था, पहले इंजेक्शन हुआ था, फिर डाइजेशन हुआ था, फिर क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ था, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन होगी, क्या बन गया बेटा, आपकी एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। उसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, आपका रेस्पायरेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद आप बोलोगे, बोला क्या सर ये एनर्जी हाथ की हाथ यूज हो जाती है। जैसे बेटा ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद एनर्जी बन गई, तो आप क्या बोलोगे, क्या सर ये एनर्जी हाथ की हाथ यूज हो जाती है। तो बेटा इसका जवाब क्या है, ये एनर्जी हाथ की हाथ यूज भी हो सकती है और स्टोर भी हो सकती है। मतलब हम हमारी बॉडी के अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये रिएक्शन कहां पे होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ टर्म्स का पढ़ना जरूरी है बेटा। क्या, एक तो आपका एडीपी। क्या बेटा, एडीपी। एक क्या बेटा आपका एटीपी। सबसे पहली बात तो क्या, ये जो आपकी रिएक्शन है ये कहां पे हो रही है, उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये रिएक्शन होगी बेटा क्या, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। काफी बार एमसीक्यू आ जाता है आपके 10th के बोर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ सेल, उसमें लिख देगा इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन क्लोरोप्लास्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर कोई भी अदर सेल ऑर्गेनेल का नाम आपका आ सकता है। तो वहां पे आप क्या बोलोगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा कि जो ये एनर्जी बनती है ये अपनी बॉडी में स्टोर होती कैसे है। इसके अंदर थोड़ा सा केमिस्ट्री का फंडा आएगा, अच्छे से समझ लेना, आपका केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बॉन्ड बनने का और बॉन्ड टूटने का, और आपको बायो के अंदर भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। होता क्या है बेटा, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट का मतलब बेटा कॉमन सी बात आप खुद बता दोगे, दो फॉस्फेट ग्रुप। क्या, दो फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो ये बना दिया बेटा मैंने एडिनोसिन, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच और एक फॉस्फेट अटैच।
अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात हिंदी में बताता हूं, हिंदी में ही लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। देखो, कोई भी बॉन्ड बनता है बेटा तो एनर्जी लगती है। आप घर बनाते हो तो घर बनाने में एनर्जी लगती है, मानते हो? तो आप क्या लिखोगे यहां पे, कोई भी बॉन्ड बनाने में, कोई भी बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है या फिर बोल सकते हो एब्जॉर्ब होती है, लगती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है जी। इसके वाइस वर्सा इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि देखो, कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी उसके अंदर जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कोई बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, रिलीज होगी, निकलेगी। तो यहां पे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, कोई भी बॉन्ड टूटेगा, कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, या फिर आप बोल सकते हो बेटा निकलेगी, रिलीज होगी या फिर निकलेगी। ठीक है जी। बस ये फंडा समझ में आ गया, एडीपी एटीपी का काम खत्म। अब क्या होगा बेटा, देखो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है मान लो, और यहां पे हमको क्या मिल रही है बेटा, एनर्जी। जो एनर्जी हमने यूज करनी है हम उस एनर्जी को यूज कर लेंगे, बाकी हमारे पास एनर्जी क्या बच गई, स्पेयर में बच गई, स्टॉक में बच गई, मान ली बात। अब एनर्जी बेटा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकती, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ये एडीपी है, एपीपी। ठीक है बेटा। इसके अलावा यहां पे क्या पड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या पड़ा हुआ है बेटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब बेटा जब एनर्जी नहीं बनी थी तो नॉर्मल सी बात है हम बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है, एब्जॉर्ब होती है, तो हमको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। तो इधर से बेटा ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, एनर्जी बनी, इस एनर्जी से हमने क्या किया बेटा, इस एपीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक और बॉन्ड जोड़ दिया बेटा, किसका, एक और फॉस्फेट ग्रुप का जोड़ दिया जी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एपीपी तो पहले से ही था बेटा, एक बॉन्ड और बन जाएगा इस एनर्जी से पी। एनर्जी को वैसे तो स्टोर कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, उस एनर्जी से एक बॉन्ड बना देंगे। क्यों? ये सोच के बना देंगे कि आज अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो कल को जब हम जरूरत होगी तो क्या करेंगे, उस बॉन्ड को तोड़ देंगे। बेटा जैसे कोई भी बात होती है, जैसे हम बैंक में एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, उसमें क्या होता है, हम पैसा जमा करवा देते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए कि इस टाइम में हम इसको जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हमको इस पैसे की जरूरत होगी तो हम इस एफडी को तुड़वा लेंगे और पैसा निकलवा लेंगे। वैसे ही बेटा क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट का फ्री मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है, तो जैसे ही बेटा आपकी रेस्पिरेशन से एनर्जी आएगी, उससे हम ये एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, और बेटा क्या बन जाएगा आपका, एटीपी। क्या बन जाएगा, एटीपी। बोला सर आपने एनर्जी तो स्टोर कर दी, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे अपनी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए, वैसे ही बेटा सेल की जो एनर्जी करेंसी होती है वो क्या होती है, एटीपी। क्यों? क्योंकि वो कहां स्टोर एनर्जी, आपकी एटीपी की फॉर्म में। अब आप बोलोगे, बोला सर आपने एटीपी बना तो दिया, अब आपने एटीपी बना तो दिया, लेकिन भाई हमारे काम में कैसे आएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, जब हमारी बॉडी के पास बेटा एनर्जी नहीं है तो ये एटीपी बेटा आपका वापिस टूट जाएगा, किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब क्या हो बेटा, ये बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटेगा, अभी लिखवाया यहां पे, कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे ही एटीपी का ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा यहां पे क्या होगी, रिलीज एनर्जी। क्या होगी बेटा, रिलीज एनर्जी, और इस एनर्जी को हम बेटा क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इसीलिए एटीपी को क्या बोला गया है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हो गया आपका बेटा रेस्पिरेशन के अंदर कि एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, ये सब। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा एक नया ही मुद्दा। क्या? आप बोलोगे सर जरूरी तो नहीं कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो। अब तक मैंने बेटा क्या पढ़ाया कि ऑक्सीजन की हेल्प से फूड टूटेगा, ऑक्सीजन की हेल्प से फूड टूटेगा। लेकिन अगर अब आप मेरी बोलती बंद कर दो, कैसे? बोला सर आपको हमने ऑक्सीजन दी ही नहीं,
तो कैसे तोड़ोगे? तो उसका भी बेटा इलाज है किसी बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल। तो मतलब उस केस में हम क्या करेंगे जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है? तो बेटा यहां पे हम क्या लिख देंगे? रेस्पिरेशन। क्या लिख देंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब फूड से एनर्जी लेना। हमने फूड से एनर्जी ली, कैसे ली? फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ा, फिर क्या हुआ? एनर्जी मिली, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बन गई, तो वो क्या होगा बेटा? आपका रेस्पिरेशन। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या राइज हुआ? बोला सर अगर हमने आपको ऑक्सीजन दी ही नहीं तो, अगर वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है तो बेटा उसी बेसिस पे रेस्पिरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को क्या बोल दिया बेटा? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक को हमने क्या बोल दिया बेटा? आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोल दिया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है बेटा? जहां पे ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है। क्या है बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इसको हमने क्यों बनाया बेटा? जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन अब्सेंट। अब मेन बात क्या है बेटा? मेन बात ये है, बोला सर ये कोई एक स्टेप की प्रोसेस तो है नहीं। देखो जैसे बेटा मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के थ्रू किस चीज में टूट गया? अल्टीमेटली ग्लूकोज में टूट गया। मान लो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में टूट गया। अब उस ग्लूकोज से बेटा मेरे को एनर्जी लेनी है, तो मैं यहां पे एक एनर्जी लिखता हूं, मान लो रिएक्शन लिखता हूं C6H12O6। ये क्या हो गया बेटा? आपका ग्लूकोज हो गया। इस ग्लूकोज को बेटा मैंने O2 की हेल्प से तोड़ा, और क्या बन गया? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहां पे ऑक्सीजन थी बेटा, तो ये क्या हो गया? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। मानते हो बात? अब देखो बेटा जो ये रिएक्शन होती है ना, ये कोई एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो हायर क्लासेस में आप मैकेनिज्म के साथ पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो बेटा 10th लेवल पे कि पहले क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। जैसे यहां पे स्टार्टिंग में क्या था बेटा? आपका ग्लूकोज था। तो पहले बेटा ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरूवेट। क्या बनता है बेटा? पाइरूवेट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा ही बनेगा, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो। और उस प्रोसेस को, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है जी। पाइरूवेट बन गया बेटा आपका। फिर पाइरूवेट के बाद आपकी एक साइकिल चलती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? आपका क्रेब साइकिल, जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पाइरूवेट किस चीज को फॉलो करेगा? क्रेब साइकिल को। किसको बेटा? क्रेब साइकिल को। और वो क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब अगर क्रेब साइकिल वाला पाथवे फॉलो होता है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनेंगे बेटा? वो बनेंगे 38 एटीपी। कितने बनेंगे बेटा? 38 एटीपी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे बेटा आप क्या, कि अगर आपका क्रेब साइकिल वाला, या फिर आप बोल सकते हो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पाथवे फॉलो होता है, तो आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इस पाथवे के थ्रू कितने एटीपी मिल जाएंगे बेटा? आपके 38। कितने बेटा? 38। ठीक है जी। विजिबिलिटी देख लेते हो बेटा, आपको 38 दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। ठीक है जी। तो आपको बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिल गए? 38 एटीपी। अब आ जाते हैं बेटा दूसरे केस पे। किस केस पे? जहां पे आपके पास ऑक्सीजन अब्सेंट है, वेयर ऑक्सीजन अब्सेंट। तो वो होता है बेटा जैसे आपका ईस्ट के अंदर, जो आपका ईस्ट फर्मेंटेशन करता है बेटा, वहां पे एनारोबिक कंडीशन होती है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वहां पे क्या होगा बेटा? नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देता हूं, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, एनारोबिक कंडीशन है बेटा, वहां पे आपके दो केस बनेंगे। एक तो बेटा ईस्ट के अंदर आपकी फर्मेंटेशन होती है, एक तो होती है बेटा आपकी ईस्ट के अंदर, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है जी। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी कहां होती है बेटा? अपने मसल टिश्यू के अंदर, अपनी मसल्स के अंदर, मसल टिश्यू के अंदर।
ठीक है। अब यहां पे जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो क्या बना था, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन नहीं है बेटा, तो जब ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, जब ईस्ट फर्मेंटेशन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको कि ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा, तो यहां भी और यहां भी ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहां पे मैं क्या रिएक्शन लिख सकता हूं बेटा इस जगह पे कि ग्लूकोज से सर पायरुवेट बनेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। यही सेम चीज बेटा मैं इसमें भी पहले ही लिख देता हूं, क्या कि सर ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया बेटा आपका, ग्लाइकोलाइसिस। बना दिया जी। अब पायरुवेट बन गया बेटा आपका। अब फर्मेंटेशन के केस में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ O2, ये क्या बना देता है भाई, प्रोडक्ट अच्छे से ध्यान रखेंगे, काफी बार पेपरों में आ जाते हैं। क्या बना देता है बेटा आपका, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। अमाउंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने एटीपी बने थे, 38 एटीपी। लेकिन अगर आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और उसके अंदर ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा है, तो पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट से क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP, सिर्फ 2 ATP मिलेंगे। अब आ जाओ मसल टिश्यू के अंदर। मसल टिश्यू में भी क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा बेटा, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। यहां भी बेटा आपके 2 ही ATP बनेंगे, 38 ATP नहीं बनेंगे। तो आप मोटा मोटा बोल सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगी तो कैसे होगी, क्रेब साइकिल के थ्रू। देखो ग्लूकोज से पायरुवेट तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, डिफरेंस कहां गया, क्रेब साइकिल में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वहां पे कौन सा पाथवे फॉलो होगा, क्रेब साइकिल वाला। एटीपी बनेगी कितनी, 38। आ जाओ बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, दो कंडीशन में हो सकता है, ईस्ट के अंदर हो सकता है, मसल टिश्यू के अंदर हो सकता है। अगर ईस्ट के अंदर होगा तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। मतलब पहले ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा, फिर पायरुवेट का क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन, और क्या बन जाएगा बेटा आपका, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। अब आ जाओ मसल टिश्यू पे। मसल टिश्यू में क्या होगा बेटा, ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, पायरुवेट से क्या होगा, क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। तो ये है बेटा आपका डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है जी। इसके बाद रेस्पिरेशन का आपका बच गया बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लेकिन उन चीजों को समझने के लिए, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाने के लिए ये फंडा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम करते हैं बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। वो एक ही लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को खत्म कर देंगे। इतने के लिए इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लो, बुक से पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है बेटा, ठीक है जी, थैंक यू।